आई एम श्योर you've heard the news। सम्राट हर्षवर्धन एक विजनरी और योद्धा, पूरे उत्तर भारत को एक साथ लाने वाले आखिरी महान सम्राट थे। उनका राज समय आर्ट और कल्चर का गोल्डन एज था, लेकिन 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु ने एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ दिया। उनके विशाल साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यह पावर स्ट्रगल का समय था। महत्वाकांक्षी राजा सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। राजनीति अस्थिरता और अनिश्चितता में डूब गई। हर्ष के उत्तराधिकारी जल्द ही खुद को बाहरी खतरों से घिरा पाए। उत्तर पश्चिम से एक नया खतरा मंडरा रहा था। शक्तिशाली चीनी तांग राजवंश फैल रहा था। हर्ष के शासन ने भारत को वेल्थी होने की एक पहचान दी थी। ये बात उन लोगों से छुपी नहीं थी जो इसका धन हड़पना चाहते थे। आक्रमण का मंच तैयार था, एक ऐसा आक्रमण जो उत्तर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। हर्ष की मृत्यु ने उनके विशाल साम्राज्य को नेतृत्व विहीन और कमजोर छोड़ दिया। एक बार एकजुट प्रांतों और छोटे राज्यों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, जिससे पावर के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान क्षेत्रीय ताकत हासिल करने के लिए कई दावेदार सामने आए। कन्नौज का शक्तिशाली पुष्यभूति वंश, जिसे हर्ष ने खुद ऊंचा उठाया था, वो भी आंतरिक कलह और बाहरी दबाव के कारण टूट गया और इतिहास के पन्नों में सिमट गया। दक्षिण में दक्कन के चालुक्य अपने शासन में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उत्तर की अस्थिरता को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, अक्सर क्षेत्रीय लोगों के साथ गठबंधन किया और उन संघर्षों में हेरफेर की जो हर्ष के बाद के शून्य में हो रहे थे। पूर्व में बंगाल के गौड़ शासक भी ताकतवर बन रहे थे। उन्होंने गंगा के मैदानों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। उनकी सेना और धन ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया था जो उत्तर भारत की टूटी हुई राजनीति में आगे बढ़ रही थी। हर्ष के शासन से पहले भी भारत और चीन के बीच संबंध थे। सिल्क रोड व्यापार और बौद्ध धर्म के प्रसार के माध्यम से दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। चीनी बौद्ध भिक्षु, खासकर प्रसिद्ध जुआन जैंग, भारत आए, धार्मिक ग्रंथ इकट्ठा किए और हर्ष के दरबार में समय बिताते हुए अपनी यात्रा का पूरा विवरण लिखा। इन लेखों ने चीन में भारत की छवि एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के रूप में बनाई, लेकिन साथ ही यह राजनीतिक रूप से विभाजित भी थी। हालांकि हर्ष की मृत्यु के साथ ही शक्ति संतुलन बदल गया। तांग राजवंश अपनी पूरी ताकत के साथ मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। इस विस्तार ने उन्हें उन क्षेत्रों में ला दिया जो कभी हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा थे। तांग सम्राट अपनी शक्ति से वाकिफ भारत को अपने नियंत्रण में लाने और उसकी दौलत पर कब्जा करने का अवसर पहचानते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद की राजनीतिक उथल-पुथल ने चीनी हस्तक्षेप के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन बना दी, जिससे आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप पर हमेशा के लिए प्रभाव पड़ा। पहले चीनी आक्रमण छोटे थे, जिनका मकसद हर्ष के विशाल साम्राज्य की सीमाओं को परखना और कमजोरियों का फायदा उठाना था। जैसे ही स्थानीय राजा चीनी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट हुए, तांग सेनाएं अपने बेहतर संगठन और संसाधनों का फायदा उठाने में कामयाब रही। शुरुआती जीत ने चीनी आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, जिससे और भी घुसपैठ और निर्णायक कार्यवाही हुई। इन शुरुआती टुकड़ियों में सबसे प्रसिद्ध वांग जुआनसे के नेतृत्व में आई थी। वांग जुआनसे एक महत्वाकांक्षी सेनापति था, जो अपनी सैन्य कौशल और रणनीति के लिए जाना जाता था। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद वांग जुआनसे ने 7,000 सैनिकों की सेना के साथ भारत में प्रवेश किया, जो कि एक डिप्लोमैटिक मिशन था जो जल्द ही एक सैन्य अभियान में बदल गया। इस सेना का छोटा आकार बताता है कि तांग का असली मकसद पूरी तरह से जीत हासिल करना नहीं, बल्कि ताकत दिखाना था। हालांकि वांग जुआनसे की जीत ने भारत के अंदर पावर बैलेंस को बिगाड़ दिया, जिससे और भी संघर्ष और अस्थिरता पैदा हुई, जिसका फायदा चीनी पूरी तरह से उठाने के लिए तैयार थे। सेक्शन 5 उत्तर की प्रतिक्रिया, प्रारंभिक चुनौतियां और अनुकूलन। चीनी घुसपैठ का शुरुआती जवाब धीमा और असंगठित था। हर्ष द्वारा बनाई गई एकीकृत रक्षा की कमी के कारण क्षेत्रीय शासकों को चीनी सेना का सामना अकेले करना पड़ा, जिसके अक्सर बुरे परिणाम हुए। हालांकि जैसे जैसे खतरा बढ़ता गया, उत्तर भारत के राज्य धीरे धीरे अपनी रणनीतियों को बदलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक होना होगा, वरना अलग अलग राज करने का जोखिम उठाना होगा। सैन्य रणनीति में बदलाव ने चीनी युद्ध के तरीके को दर्शाया। भारतीय शासकों ने युद्ध के हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अपने आकार और ताकत से चीनी घुड़सवार सेना को हरा सकते थे।
इसके अलावा उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसका उद्देश्य संसाधनों को रोकना और दुश्मन से सीधे युद्ध में शामिल होने के बजाय कमजोर करना था। यहां अनुकूलन अपनी पिछली हार से सीखने के साथ अंततः चीनी आक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेक्शन 6 विभाजन और अराजकता, आक्रमणों के राजनीतिक परिणाम। चीनी आक्रमणों का उत्तर भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। आक्रमणों ने क्षेत्रीय ताकतों के बीच पहले से मौजूद दरारों और संघर्षों को और बढ़ा दिया, जिससे अस्थिरता और विखंडन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। जैसे ही तांग सेनाएं पीछे हटीं, उन्होंने अपने पीछे एक शक्ति शून्य छोड़ दिया, जिसने नए संघर्षों और प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया। अलग अलग क्षेत्रीय शासकों ने अपनी पकड़ मजबूत करने और हर्ष के खाली पड़े साम्राज्य के टुकड़ों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों में से एक था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष का उदय। तीन शक्तिशाली राजवंशों गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने कन्नौज शहर और उसके रणनीतिक महत्व के लिए एक लंबा और खूनी संघर्ष किया। यह संघर्ष, जो 2 शताब्दियों तक चला, ने उत्तर भारत को और अस्थिर कर दिया और सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि चीनी आक्रमणों ने सीधे तौर पर त्रिपक्षीय संघर्ष को जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो अराजकता और अस्थिरता पैदा की, उसने निश्चित रूप से इसमें योगदान दिया, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां क्षेत्रीय ताकतें प्रभुत्व के लिए संघर्ष करने को तैयार थीं। सेक्शन 7 सांस्कृतिक ताना बाना का फिर से बुनना, आक्रमणों का स्थायी प्रभाव। चीनी आक्रमणों का उत्तर भारत की राजनीति पर तुरंत और विनाशकारी प्रभाव पड़ा, लेकिन उनका कल्चर और इकोनॉमी पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। आक्रमणों ने संक्षेप में 2 महान सभ्यताओं भारत और चीन के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के प्रसार के लिए एक रास्ता खोल दिया। उदाहरण के लिए, बंदी बनाए गए भारतीय कारीगरों और विद्वानों ने तांग दरबार में अपना कौशल और ज्ञान अपने साथ लाया, चीनी कला, दर्शन और तकनीक को प्रभावित किया। आर्थिक रूप से आक्रमणों ने सिल्क रोड व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया, जो लंबे समय से भारत और चीन को जोड़ते थे। हालांकि जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन स्थिर हुई, व्यापार फिर से शुरू हो गया और नए मार्ग और नेटवर्क उभरे। इस दौरान इस्लामी दुनिया के साथ बढ़ते समुद्री व्यापार ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते खोले, जिससे व्यापार के नए केंद्र और समृद्धि के केंद्र बनने में मदद मिली। इस प्रकार चीनी आक्रमणों ने, जबकि शुरुआत में विनाशकारी थे, अनजाने में उत्तर भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को फिर से आकार देने में मदद की। सेक्शन 8 राख से उठना, नई शक्तियां और एक बदलता हुआ भारत। जैसे ही चीजें शांत हुईं, उत्तर भारत ने खुद को हमेशा के लिए बदलते हुए पाया। चीनी आक्रमणों ने क्षेत्र की राजनीति को बदल दिया था, जिससे नए राजवंशों और ताकतों का उदय हुआ। उनमें से गुर्जर प्रतिहार सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरे, जिन्होंने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया और आक्रमणकारियों के आगे के खतरों के खिलाफ एक दीवार के रूप में कार्य किया। उनका शासन राजनीतिक स्थिरता और कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण द्वारा जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहारों के अलावा पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट भी इस दौरान प्रमुख ताकतों के रूप में उभरे। इन राजवंशों ने न केवल क्षेत्रीय शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की, बल्कि संस्कृति और ज्ञान के संरक्षक के रूप में भी प्रतिस्पर्धा की। पालों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जबकि राष्ट्रकूट अपनी कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। इस दौरान इन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े राजवंशों का उत्थान इस बात का सबूत है कि चीनी आक्रमणों ने जिस राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल को जन्म दिया, उससे उत्तर भारत की शक्ति और वापसी करने की क्षमता का पता चलता है। सेक्शन 9 भविष्य की ओर देखना, आक्रमणों की विरासत। चीनी आक्रमणों ने उत्तर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने हर्ष के शासनकाल में देखी गई राजनीतिक एकता को खत्म कर दिया और सत्ता के लिए एक नए संघर्ष, क्षेत्रीय ताकतों के उदय और सांस्कृतिक और आर्थिक बदलावों की शुरुआत की। हालांकि आक्रमण भारत की भावना को पूरी तरह से कुचलने में असफल रहे। इसके बजाय उन्होंने अनुकूलन और नवाचार की एक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। आक्रमणों के बाद की शताब्दियों में उत्तर भारत ने नई राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक बदलाव और आर्थिक नेटवर्क के उद्भव को देखा। इस दौरान गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का उदय
आक्रमणों द्वारा बनाए गए अवसरों और चुनौतियों का सबूत है। इस प्रकार चीनी आक्रमणों को केवल विनाश और अराजकता के समय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बदलाव और अनुकूलन के युग के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसने मध्ययुगीन भारत को आकार दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।